हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शोरान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर और आपकी 10th क्लास का 9th चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखते हैं क्या मिलता है हमें, क्या हम नया सीखते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। नाम का ही चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। एक्चुअली बुक्स वगैरह में आप पढ़ोगे तो सर लाइट के बारे में कम बताया जाता है, सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं हम रिफ्लेक्शन। मैं रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा हूं। ये आप जीरो पीरियड मान लीजिए, आप फर्स्ट लेक्चर मान लीजिए, जो भी आपको करना है। लेकिन हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, कहां से पैदा होती है, चलती कैसे है। इज इट क्लियर? तो मैं ज्यादा देर नहीं लगाता हूं, आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं आज क्या मिलता है हमें। और ये रही स्क्रीन आपके सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं सर चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आज करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की तैयारी। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या हमें मिलता है। सर लाइट है क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है, मींस ट्रेवल करेगी एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्ट मींस होता है वन, लीनियर मतलब लाइन, यानी एक ही लाइन में चलेगी। अब मान लीजिए ये आपका ने ब्लॉक रख दिया और ये लाइट का सोर्स था, तो लाइट ऐसे आएगी स्ट्रेट। ओके सर, ये ऐसे टर्न नहीं करके चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, या तो लाइट टकरा के वापस आएगी, या अगर शार्प कॉर्नर से लाइट जैसे टकराई बैंड हो जाएगी। और जब शार्प कॉर्नर से बैंड होती है लाइट, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, वो आगे हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर ना? अब ये सोर्स क्या है लाइट? सर जिसने लाइट पैदा की होगी, ऑब्वियस सी बात है, लाइट रेज निकालनी होंगी। तो सोर्सेज ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट एमिट करता है, निकालता है। अब ये सर नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी, जैसे सन या कुछ स्टार्स भी हैं। सन भी तो एक स्टार ही तो है, या आपका बल्ब। अच्छा, सन और स्टार क्या है, नेचर में मिलते हैं। आर्टिफिशियल में हम पढ़ते हैं लैंप होगी, आपकी कैंडल होगी, आपकी ट्यूबलाइट होगी। अभी आपका फोन भी तो है, जिसपे आप देख रहे हो, वो भी तो लाइट निकाल रहा है ना। तो क्या है, आर्टिफिशियल हमने बनाया है। और क्या बनाया हमने सर? CFL। फुल फॉर्म क्या होती है, इसीलिए लिखा मैंने, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जो आज के टाइम में आप लेके आते हो ना, क्या लेके आते हैं? पहले बल्ब आता था, इनकैंडेसेंट बल्ब, जो येलो कलर की लाइट देता था। आज के टाइम हम क्या करते हैं? CFL आता है सर, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, छोटा, जो 80% इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है। और आज और अगर मॉडर्न में बात करूं तो एलईडीज आती हैं सर हमारे पास। एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत सारी एलईडी मिला के छोटी 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 और बड़ा हमें बल्ब दिया जाता है। याद है स्टेडियम में जब मैच देखते हैं तो ऐसे कुछ लगे होते हैं ना, फ्लड लाइट जिनको बोलते हैं, ऐसे कुछ होती है शेप। तो ये क्या है? एलईडी ही है, छोटी छोटी। क्लियर है ये बात? वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, लुमिनियस सोर्स क्या होता है? वो सोर्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हो। सन, बल्ब। लुमिनियस जिसके पास खुद की लाइट हो, और नॉन लुमिनियस जिसके पास खुद की लाइट नहीं हो, दूसरे की लाइट के कारण हमें दिखाई दे, जैसे मून या अर्थ। सर मून हमें कैसे दिखाई देता है सर? क्योंकि यहां पे मान लो आपका ये सन है, ये मून है और ये मैं अर्थ है। सन से लाइट आई, अर्थ पे गिरी, तो हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि लाइट मून से आ रही है, इसलिए तो मून विजिबल है। लेकिन एक्चुअली वो लाइट कहां से आ रही थी? सन से। मून अपनी लाइट कभी नहीं निकालता, ऐसे प्लेनेट्स की कोई लाइट नहीं होती। क्लियर है? आपकी नोटबुक कोई लाइट थोड़ी ना निकाल रही है। आपके बल्ब से लाइट आई तो बल्ब क्या हुआ? ल्यूमिनियस सोर्स, बुक पे टकराई और बुक ने रिफ्लेक्ट कर दिया, आपकी तरफ भेज दिया। इज इट क्लियर ना? तो बुक क्या है? नॉन लुमिनियस है। इज इट क्लियर? हम दो चीजों से डील करेंगे सर। पहले हम बात बता देता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट उसको हम क्या करेंगे? एक एरो, अप हेड, ऊपर उसके हेड लगा देंगे। उसका पता लगेगा ना कि एरो का सर ऊपर है कि नीचे है, इन्वर्टेड बनेगी कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। इमेज कभी पंगा है ना कि सीधी बनेगी, जैसे ये है, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर है क्या? तो सबसे पहले लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव बताऊंगा क्या होती है अभी। नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इनको नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, मैटर वेव्स। ये क्या है इनको चलने के लिए? विच डू नॉट कंटेन एनी पार्टिकल, इनमें ना तो मास होता है
बताया था एनर्जी ट्रांसफर करती है, मास ट्रांसफर नहीं करता है, और इनको चलने के लिए मेटेरियल मीडियम की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्लियर है? लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो डिपेंड करता है किस मीडियम में ट्रेवल करती है। सर अभी अभी आपने कहा था चलने के लिए मीडियम जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चल रही है जो स्पीड है वो स्पीड जरूर डिपेंड करेगी किस मीडियम में है लाइट। ठीक है, तो हमने बात किया वैक्यूम में। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया है, और ईएम वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव कैसे है सर? ये नेचर होता है जैसे लाइट चलती है ऐसे ऊपर नीचे, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसे चलना था लाइट को, ऊपर नीचे। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, छोटी क्लास 9th क्लास में पढ़ा है, और छोटे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रफ। तो ऐसे, तो देखो एक बार चल तो ऊपर नीचे रही है सर, लेकिन जाना तो इसको आगे है। तो जो लाइट अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर चलती है, अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर चलती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। और हम सारी के सारी ईएम वेव को नहीं देख पाते, हम सिर्फ विजिबल एक पार्ट को ही देख पाते हैं, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इसी रेंज के बीच हम देख पाते हैं। लाइट क्या है सर? इसमें क्या बोलते हैं हम? मासलेस पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, जिनको फोटॉन्स या क्वांटा कहा जाता है। पहले ये माना जाता था कि लाइट डायरेक्ट चलती है, लेकिन क्वांटम में क्या कहा जाता है कि लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में चलती है, और वो एनर्जी पैकेट्स हैं ऐसे, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं सर। इसलिए हमें लाइट क्या दिखती है? कंटिन्यूस, लेकिन वो डिसकंटिन्यूस है, होती है। इसी एनर्जी पैकेट को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है, जिसकी एक फिक्स एनर्जी होती है एच न्यू, और इसका मास नहीं होता, इसलिए बोला ना मासलेस पार्टिकल, ये मासलेस पार्टिकल की फॉर्म में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? दीज आर द वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज which produce mutually perpendicular oscillating electric and magnetic field। सर डेफिनेशन तो बड़ी गहरी लिख दी है, चलिए इस डेफिनेशन का मतलब बताता हूं आपको। बात इसको समझने के लिए मुझे नई स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। देखो, ये वेव होती है ऑसिलेटिंग चार्ज, कोई चार्ज है क्यों, और ये क्या कर रहा है सर? ये ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे, आगे पीछे, जैसे पेंडुलम नहीं था, याद है पेंडुलम सर? ऐसे 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 ऐसे, तो चार्ज आगे पीछे जा रहा है। अब उससे क्या होगा? जब चार्ज मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। मैं इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो जब चार्ज पास में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का ज्यादा होगा, जब चार्ज दूर जाता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, फिर से चार्ज पास आता जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जब भाई चार्ज इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट कर देगा, जब चार्ज वापस जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना स्टार्ट कर देगा। मींस मैं क्या कहूं, जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, खुद बढ़ और घट रहा है? यस सर। मैक्सवेल ने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा तो उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा, यानी ऑसिलेटिंग चार्ज ने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया। और अब नई बात ये बताया मैक्सवेल ने, फैराडे ने पहले ही बता चुका था जब मैक्सवेल का जन्म हुआ था 1931 में, कि भाई ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, उल्टा भी होगा। क्लियर ना? यानी इसको ऐसे समझते हैं सर, मैं आपको 3 एक्सिस बनाने की कोशिश करता हूं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपकी क्या है? जेड एक्सिस। सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में लेता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड है बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये जेड एक्सिस में लेता हूं। ओके सर। तो क्या हुआ स्टार्टिंग में सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हुआ, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और फिर कम हुआ हुआ। सही बात है। अब इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या पैदा कर दिया सर? जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया सर, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट यानी चेंज हो रहा है, इसने अपनी तरफ से नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। ओके सर, नेगेटिव वाई हुआ ना इधर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ था ऑसिलेटिंग, इसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जेड एक्सिस में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाला है इसने क्या बना दिया? नया मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, नया मैग्नेटिक फील्ड। अब जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ये नया मैग्नेटिक फील्ड बना देगा सर, और नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, एंड ऐसे ही चलते रहेंगे।
तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, लेकिन वेव जा किधर रही है सर? एक्स एक्सिस में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? एक्स एक्सिस में। समझ में आया? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के है, तो इसको मीडियम की जरूरत क्या है सर? चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो ये आपस में ऐसे चलते हैं सर, दोनों चलते 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 मिल जाएंगे कहीं, है ना? तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, मेटेरियल मीडियम पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा या कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो इस कारण स्पीड डिपेंड करेगी। और ये जो आप पढ़ते हो ना सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की स्पीड है। समझ में आई ये बात? ये इसकी चेंज होने की स्पीड है कि कितना जल्दी ये चेंज होता है, तो इतना जल्दी चेंज होता है बेटा, ये इस कारण लाइट की स्पीड है। होप क्लियर हुआ होगा। डायग्राम थोड़ा सा है, डायग्राम में हाथ टाइट है, अच्छे से समझ में आ गया? बड़ी अच्छी थ्योरी है, मैक्सवेल ने बड़ी लड़ाई की थी अपने गुरु के साथ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बता देता हूं आप लोगों को, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये फैराडे ने बताया था सर 1931 में। और उल्टा इसका, यानी चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, ये बताया था मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और मैक्सवेल का जन्म हुआ था 1931 में। ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, नहीं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हैं आगे, ये वेव कैसी है? ट्रांसवर्स। कैसे सर? जाना तो इनको एक्स एक्सिस में था ऐसे, लेकिन अपनी वेव के परपेंडिकुलर जा रही थी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था? परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या था? जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर। तो इसीलिए इनका क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई ईएम वेव क्या एक ही पैदा होता है? नहीं सर, जब ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हैं हम ईएम वेव का अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, इनको अरेंज कर लिया मैंने। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सर C/λ। C अगर कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर नीचे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। अब मैं याद कैसे करता हूं इनको? सर मेरा सिंपल सी ट्रिक है, मैं इसे याद कर लेता हूं। RAM, राम इन व्यू यूज एक्स एंड गामा रे। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा। कोई अपनी में बना सकते हो आप, ठीक है ना? मेरा अपना तरीका बता दिया। और हम सिर्फ इतनी लाइट को देख पाते हैं जिसकी हमें बात करनी है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। या अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये 3 × 10⁻14, यहां से लिख देता हूं मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक हम देख पाते हैं। क्लियर है? छोटी सी रेंज है जिसमें, और इसमें भी विजिबल स्पेक्ट्रम, किस कलर को हम अच्छे से देख पाएंगे? तो विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कलर्स। भाई कलर कौन से देख पाते हैं, उसको ऑर्डर से अरेंज करते हैं। तो सबसे शानदार हमें दिखता है ग्रीन कलर से। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वोलेट, आपने पढ़ा होगा विबजो। वोलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम। देखिए कुछ समझाने के लिए लिखा था, पिछली क्लास की बात है। अच्छा एक बात और सर, 1 घंटे की मेरी क्लास होती है ऑनलाइन, जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं। जिसको भी ज्वाइन करनी हो, जूम मीटिंग पे क्लास चलती है, वो ज्वाइन कर सकता है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवाएं। क्लियर है? लाइट की स्पीड हम पढ़ चुके हैं 3 लाख किलोमीटर। थोड़ा सा फील करते हैं इसको, ठीक है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर चले जाएगी लाइट वो 1 सेकंड में। और समझाता हूं सर, सन से लाइट जो आती है अर्थ तक पहुंचती है, उसको कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और लगभग ये कितनी ट्रेवल करती है डिस्टेंस? 149 मिलियन किलोमीटर। मिलियन होता है 10⁶, 10 लाख किलोमीटर। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। यानी 149 × 10⁶ किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। फिर नहीं आया? समझाता हूं। अगर कोई गाड़ी जा रही है 60 माइल पर आवर, 60 माइल पर आवर का मतलब होता है बेटा लगभग 100, लगभग क्या 100 किलोमीटर पर आवर। 60 माइल का मतलब क्या होता है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को सन तक पहुंचने में या सन से अर्थ तक पहुंचने में कितने टाइम लग जाएंगे? 171.2 ईयर्स।
तो लाइट कितनी फास्ट है सोचो। अगर मैं कहूं सर ये हमारी अर्थ है, लाइट अर्थ का चक्कर कितनी देर में लगाएगी, तो लाइट 1 सेकंड में 7 बार चक्कर निकाल सकती है सर। टक 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 7 बार घूम जाएगी जब तक हम 1 सेकंड काउंट करेंगे पूरी अर्थ का। सोचो कितनी फास्ट लाइटें चलती है। थोड़ा सा ना विजुअल करना जरूरी है वरना क्लास में मजा नहीं आता। अब 3 टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, लाइट की तो बात कर ली। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे हमें आर पार से नहीं दिखाई देता, जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती, जैसे आपकी वॉल हो गई, आपकी नोटबुक हो गई, ये सारे क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट जिनसे नहीं देखा जा सकता। ट्रांसपेरेंट जो मोस्ट ऑफ द लाइट जो गिरेगी इस पे उसको ट्रांसमिट कर देंगे, पार जाने देंगे, ग्लास है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत पार करेंगे, सब पूरी पूरी लाइट को पास नहीं करेंगे। पॉलीथीन देख लो, प्लास्टिक का पॉलीथीन, उसमें क्या है आर पर थोड़ा सा हल्का हल्का दिखाई देता है, वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर दिखाई दे ट्रांसपेरेंट, कुछ ना दिखाई दे ओपेक। क्लियर है ये बात। पीछे से इमेज मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट के पीछे तो बोलूंगा ओपेक। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है पीछे का तो मैं बोलूंगा ट्रांसलूसेंट है। और क्लियर विजिबल है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ट्रांसपेरेंट। कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं फिर असाइनमेंट लेके आते हैं आपके सामने, ज्यादा वीडियो लेंथ नहीं करेंगे। सम बेसिक टर्म्स, सबसे पहले क्या है रे ऑफ लाइट। सर लाइट वैसे तो क्या है लगातार चलती है ऐसे बहुत पास पास, लेकिन ऐसे ना हम पजल हो जाएंगे किस लाइट को किधर भेजें, क्योंकि लाइट इतनी बारीक है हम पता ही नहीं कर सकते। फोटोन की साइज ही बहुत छोटी होती है, मासलेस है वो, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम बुक में सिर्फ क्या करेंगे, लाइट का एक पाथ दिखाएंगे, नैरो बीम ऑफ लाइट। नैरो बीम ऑफ लाइट जो डायरेक्शन देती है उसको ही बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, बीम सब बहुत सारी रे ऑफ लाइट मिलके जो बनाएंगे वो होगा बंडल ऑफ लाइट रेज, उसको बोलेंगे हम बीम। पूरी की पूरी लाइट बीम गिरेगी, सिंगल रे कभी गिरती ही नहीं है एक्चुअली, तो प्रैक्टिकल में तो यही बात है। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, सर डायग्राम समझाना तो है, समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब कुछ और चीजें हैं, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या होता है, जब लाइट किसी एक पॉइंट पे गिरते हुए महसूस हो हमें, सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मिलने वाली हो, बीम लाइट रेज जिसमें सारी की सारी रेज मूव टुवर्ड्स ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट की तरफ मूव करे तो वो बोलेंगे हम क्या है कन्वर्जेंट बीम। और अगर सिंगल पॉइंट से बाहर जाती हुई दिखाई दे कि एक सिंगल पॉइंट से आ रही है, जैसे बल्ब है यहाँ पे बल्ब लगा दिया, बल्ब से सर आ रही है सारी तरफ से लाइट, तो वो होगी डाइवर्जेंट बीम। इट इज ए बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज इमर्ज आउट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एक और भी चीज है और फिर क्लास खत्म हमारी, पैरेलल बीम। सर अगर लाइट एक दूसरे के बिल्कुल लाइट रेज पैरेलल आए, ये तब होता है जब लाइट का सोर्स हमसे काफी दूर रखा गया हो, काफी दूर हो जैसे सन या और ज्यादा दूर। तो जब बहुत ज्यादा दूर से आती हैं तो हम बोलते हैं लाइट है वो पैरेलल आ रही है एक दूसरे के। इज इट क्लियर। तो आज की क्लास में लाइट के बारे में इतना ही है, 10th क्लास में एक बार जरूर देखना वीडियो को और असाइनमेंट जरूर करना, इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। असाइनमेंट में स्क्रीन पे ले आता हूं, ये रहा सर असाइनमेंट नंबर 1। आपको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लाइट इज इन, क्या नेचर है लाइट का आपको बताना है। लाइट की स्पीड हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, कौन सा हॉट सोर्स है। हॉट सोर्स का मतलब समझो गर्म होकर लाइट देना। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है लाइट का, भी तो कोल्ड सोर्स क्या है, बिना गर्म हुए लाइट देगा, कौन सा देगा देखेंगे। एक नैरो बीम, अच्छा बिना गर्म हुए में जरूरी नहीं है, वो लुमिनियस भी हो सकता है नॉन लुमिनियस भी हो सकता है, अपनी लाइट हो चाहे किसी और की लाइट हो। नैरो बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं बताया अभी। लाइट को डाइवर्जेंट कब कहूंगा, कन्वर्जेंट कब कहूंगा। क्लियर है। नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, नोट्स में लिखवा है। एक्सटेंडेड सोर्स क्या होता है लाइट का, याद है कुछ ऐसा ऐसा बनाया था सर, बस उसी की डेफिनेशन लिखनी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैच करना है। डिफाइन में ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। ऑब्जेक्ट की जगह मीडियम लिख लेना, तीनों करवा चुके हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बताओ, जो नेचर में मिलते हो, आर्टिफिशियल की बात नहीं करनी है। पॉइंट सोर्स लाइट को, एक्सटेंडेड सोर्स यहां पूछ लिया सर, पॉइंट सोर्स में यहां पूछ रहा हूं, डेफिनेशन आपको बतानी। और लास्ट, लाइट होती क्या है। लाइट अरे बहुत बार बता दिया सर, लाइट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म, तो सब कुछ आपको लिखना है। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको अटेम्प्ट करने हैं 2 मार्क्स के हिसाब से, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका 3 to 4 लाइंस में आ जाना चाहिए। ठीक है, होप आप इस काम को किए हुए मिलोगे। कितना लेक्चर समझ में आया,
आप मुझे बताओगे, कमेंट करोगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बुरा लगा हो तो कमेंट छोड़ना है कैसे अच्छे करेंगे। 4 चैप्टर हैं फिजिक्स में, चारों करेंगे और ये सबसे बड़ा चैप्टर है। अब मिलेंगे नए लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ, क्या होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ मिरर भी आएगा, रिफ्रैक्शन भी आएगा, उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल्स होंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो बने रहिए, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।